भौगोलिक आधार पर उसकी शक्ति का आकलन करना होगा, उसके साथ कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन कौन से राष्ट्र उसके साथ शामिल हैं और किस किस प्रकार के राष्ट्र या किस किस क्षमता वाले राष्ट्र उसके साथ शामिल हैं, तब हमें उस पर अटैक करने में आसानी रहेगी। या फिर हम अन्य किसी साधन का भी प्रयोग कर सकते हैं या फिर हम अटैक भी कर सकते हैं अगर हमें इनकी कमजोरियों के आधार पर अपनी शक्ति ज़्यादा लगेगी। और हमें इन शत्रु राष्ट्रों की आधार पर अपनी शक्ति कम लगेगी तो हम उस विचार को बदलने का प्रयास करेंगे और अपनी शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इस आधार पर हम बात करें कि जो चीज़ है समझाने की, समझ में आई, अब डिटेल लिखी जा सकती है और जब तक समझ में नहीं आएगी तो आपकी डिटेल आप लिख नहीं पाएंगे, रटने का काम हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि बड़ा ही व्यावहारिक प्रैक्टिकल है। उदाहरण जो दे रहे हैं या जो सिद्धांत दे रहे हैं वो बहुत व्यावहारिक है, सिद्धांत तय काम किया है। अब कमी क्या रह रही है इसमें? कमी यही है सबसे बड़ी कि जरूरी नहीं है कि दो राष्ट्र जिनकी भौगोलिक सीमाएं मिलती हों वो शत्रु राष्ट्र ही हों, शत्रु की बजाय मित्र भी हो सकते हैं, या जो किसी राष्ट्र का शत्रु है वो हमारा मित्र हो, ऐसा भी आवश्यक नहीं है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संबंधों में निरंतर परिवर्तन आता रहता है और ये परिवर्तन आने के आधार पर ही निश्चय किया जाएगा कि वो परिवर्तन आपके काम का है या नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे जो इस नीति का जो दूसरा भाग है आपके समझ में आई होगी और समझें, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने आपको वर्गीकरण बता दिया है करके, और उस वर्गीकरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि 12 जो भाग हैं वे दोनों राष्ट्र मध्यम जो हैं वह भी मैंने आपको बता दिए, उदासीन हैं वे भी मैंने आपको बताए। ठीक है, अब चलते हैं इसकी दूसरी जो नीति है, षड्गुण्य नीति। दूसरा षड्गुण्य नीति। अब ये जो नीति है वह किस पर काम करती है कि किसी राज्य के द्वारा दूसरे राज्य के साथ, पहले इसको समझें, विशेष परिस्थितियां लिखा है मैंने, लेकिन वो ज़्यादातर कैसी होती हैं? तनावपूर्ण। ठीक है, व्यवहार को निर्धारित करने की नीति। अब इस नीति की विशेषता क्या है कि यह विवेक सम्मत है। दूसरा, यह राजा को विकल्प उपलब्ध करवाती है। यानी किसी भी राजा के सामने ऐसा कोई राष्ट्र होगा क्या जिसके सामने कभी भी संकट उपस्थित नहीं होगा? क्या ऐसा कोई राजा हो सकता है क्या? कभी भी ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है, चाहे वह कितना ही शक्तिशाली राष्ट्र क्यों न हो। शक्तिशाली है तो आंतरिक या पारिवारिक संकट खड़े हो जाते हैं, कमज़ोर है
तो बाह्य संकट ज़्यादा खड़े होते हैं, आंतरिक संकट तो चलते ही रहते हैं, लेकिन बाह्य संकट ज़्यादा खड़े हो जाते हैं, उसे दूसरों की अधीनता या दूसरों का संरक्षण स्वीकार करना पड़ता है। तो ये बात हम करें कि ऐसी संकटकालीन परिस्थितियों में या ऐसी विपरीत परिस्थितियों में राजा को किन नीतियों का या शासक को किन नीतियों का पालन करना चाहिए। ठीक है, ऐसी ही नीतियों को क्या कहा गया है? षड्गुण्य नीतियाँ कहा गया, 6 फोल्ड पॉलिसीज कहा गया। अब देखें, ये तो आपने देख लिया। पहली जो है वो है संधि। पहली कौन सी है आपके यहाँ? संधि। उस संधि को देखते हैं। संधि के अंतर्गत भविष्य में होने वाले लाभ ठीक है, यानी आप जानते हैं संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है? जुड़ना या जोड़ना। अब जुड़ने का आधार क्या है? भविष्य में होने वाले लाभ को ध्यान में रखते हुए क्या करना है आपको? आपको अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, और उसके लिए क्या करेंगे आप? अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे राजा के साथ क्या कर लेंगे? मेल कर लेंगे। ईमेल से ध्यान रखिएगा। किससे ध्यान रखिएगा आप? ईमेल करते हैं ना, मेल, ये वाली ईमेल। ठीक है, तो ये मेल क्या कह रही है? मेल करना, जुड़ना। और वो जुड़ना और हो सकता है हानि से बचने के लिए। भविष्य में होने वाले लाभ को तो कमाना चाहते हैं आप, और हानि से क्या करना चाहते हैं आप? बचना चाहते हैं। तो उस बचाव के लिए आपको दूसरे राजा के साथ क्या कर लेनी चाहिए? मेल कर लेना चाहिए। अब इसके 2 प्रकार बताए गए हैं, समान कर्मा और असमान कर्मा। समान कर्मा से क्या तात्पर्य हो गया? समान हितों को देखते हुए किसी कार्य को करने के लिए संधि, और असमान कर्मा का मतलब हो गया किसी कार्य को नहीं करने के लिए संधि करना। ठीक है, समानता पूर्वक करने के लिए। ठीक है, यानी सहमति के आधार पर, और किसी कार्य को न करने के लिए किसी कार्य को या किसी सहमति कर ली जाती है कि हम इस प्रकार का कार्य या कोई ऐसी नीति नहीं बनाएंगे जो दूसरे राष्ट्र का नुकसान करती हो। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई? संधि। आपको पता है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे मित्र मित्र मित्र, ठीक है, मित्र और मित्र मित्र और विजिगीषु, तो वो अपने आप में क्या है? एक तरह की संधि है आगे के भविष्य के लाभ को देखते हुए, क्योंकि शत्रु दोनों, आपको पता है कि दोनों राष्ट्र या विजिगीषु भी शत्रुओं से घिरा हुआ है,
मित्र भी दोनों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ है और मित्र भी दोनों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ होता है। तो अब ऐसी परिस्थिति में आपको अपने आप को मजबूत करने के लिए एज ए किंग आपको किसी न किसी राष्ट्र के साथ क्या करनी पड़ेगी, संधि करनी। समान स्तर के जो राजा हैं या समान स्तर के जो शासक हैं वे अपने किसी कार्य को करने के लिए क्या करने वाले हैं, संधि कर लेते हैं। तो जब वो एक मिलकर एक मजबूत संधि के माध्यम से सेना का इस्तेमाल कर सकते हैं या सेना का निर्धारण या निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अभी जैसे अमेरिका को किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अमेरिका का विरोध करने के लिए कुछ राष्ट्र अपना संगठन बनाते हैं, तो वो अकेले राष्ट्र की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण या ज़्यादा मजबूत होता है। इसके बाद चलते हैं हम विग्रह में। विग्रह, अब देखो विग्रह आप संधि विग्रह में करते हैं। विग्रह का मतलब क्या होता है, अलग अलग कर देना। अलग अलग करने का मतलब टुकड़े करना। एक तो अर्थ ये होता है, एक होता है कि व्यवहार को इस तरह से करना कि वह व्यवहार को कठोरता पूर्वक या व्यवहार में कठोरता लेकर आना। युद्ध नहीं कर रहे हैं आप डायरेक्ट, आप अपने व्यवहार को थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, कठोर कर रहे हैं, अग्रेसिव कर रहे हैं, जिससे कि क्या हो कि उस राष्ट्र के साथ होने वाले संबंधों में जो कटुता है वह दूर हो जाए। कई जगह इसको सशस्त्र आक्रमण भी कहा गया है, कहीं इसे पीड़ित करने वाली नीति भी कहा गया है। आक्रमण, युद्ध नहीं कह रहे हम, पीड़ित करने की नीति। हम कहते हैं मारा चूट क्या बढ़ने का काम करते हैं, इसके अंतर्गत उसको उकसाने का काम करना। जैसे शेर के पास अभी जाते हैं कभी पिंजरे में, अब आपको तो मन में आ गई साहब मैं शेर की दहाड़ सुनना चाहता हूँ। अब शेर का थोड़ी है मूड, उसका तो मूड होगा जब दहाड़ेगा वो, तो आप उसको क्या करते रहते हैं, शेर आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है, पिंजरे में बैठा है, इसलिए आप उस पर हावी होने का प्रयास करते हैं। तो आप उस पर जब पत्थर मार रहे हैं या मार देते हैं कई बार, या किसी और प्रकार से उसको टॉर्चर कर रहे होते हैं कि वो उठे और दहाड़ लगाए जोर की, और हमारा जो सपना है या इच्छा है वो पूरी हो जाए वहाँ पर। तो ऐसा ही क्या काम करना होता है आपको। विग्रह के अंतर्गत आप क्या करते हैं, उस राज्य की परिस्थितियों का फ़ायदा उठाने का प्रयास करते हैं, या वहाँ पर विवादों को जन्म देने की कोशिश करते हैं, या किसी छोटे विवाद को बड़े विवाद के रूप में बदल देने का काम आपके माध्यम से यदि किया जा रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, विग्रह कर रहे हैं। टुकड़े करना या उसके व्यवहार में कठोरता लाना या उसको अलग थलग करने की जो नीति है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, विग्रह के नाम से। इसमें भी दो प्रकार बताए गए हैं। पहला विग्रह, प्रथम विग्रह शत्रु की कमजोरियों का फायदा उठाने के लिए, शत्रु की कमजोरियों का फायदा उठाकर किया जाने वाला विग्रह। अब ये कैसे, मैंने अभी एक शब्द कहा ग्रह युद्ध। अब ग्रह युद्ध का मतलब क्या हो गया, किसी भी राष्ट्र के अंदर चल रहा राजनीतिक असंतुलन। ठीक है, क्या किसी भी राज्य के अंतर्गत चल रहा असंतुलन का जो स्थिति है उसमें आप, जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ लिख दूंगा फिर, जैसे उत्तराधिकार का कोई युद्ध हो रहा है, क्या हो रहा है, उत्तराधिकार का कोई युद्ध चल रहा है। अब उत्तराधिकार के युद्ध में क्या करेंगे, दो शासक हैं, उनके एक शासक है, उसके दो पुत्र हैं, उन दोनों पुत्रों में उस राजा की मृत्यु के बाद पद को पाने की लालसा जैसे मुगलों में चलती थी। तो अब ऐसी परिस्थिति में वो दोनों पुत्र अगर आपस में लड़ रहे हैं तो आप विग्रह करने के लिए किसी न किसी एक पुत्र का क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, और उसके सपोर्ट से वो क्या करेगा, वे दोनों आपस में लड़ सकते हैं, या तो ऐसा, या फिर जब वो दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं तो आप उनके राज्य पर क्या कर दें, अटैक कर दें, हमला कर दें। तो ऐसा भी क्या कहलाएगा, विग्रह की नीति के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो सेकंड विग्रह
मित्र पर आक्रमण किए जाने पर ये कौन सा विग्रह हो गया? सेकंड वाला। यानी आपका कोई डायरेक्ट शत्रु नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके मित्र के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया तो आप उस मध्यस्थ भी कह सकते हैं या उदासीन जो भी होगा, जैसा भी वो राष्ट्र होगा, उसके प्रति आप किसकी नीति का पालन करेंगे? विग्रह की नीति। उसे पीड़ित करेंगे, उसकी सीमाओं पर हलचल करवाएंगे, या फिर उसके राज्य में अशांति उत्पन्न करवा देंगे, या उसका जो उत्तराधिकारी जो शासक है या आने वाले समय में जो शासक बनेगा उसकी डेथ करवा देंगे। कुछ भी ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि उसकी शक्ति क्या हो जाए? थोड़ी सी कम हो जाए, या वो राष्ट्र कमजोरी फील करने लगे, या उस राष्ट्र को कमजोर किया जा सके, या उसके योग्य शासक की क्या करवा दी जाए? हत्या करवा दी जाए। तो ऐसी जो नीति है, इस नीति को भी किसके नाम से जाना जाता है? विग्रह के नाम से। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपको ये कार्य कब करना है? जब यहाँ चेतावनी देते हैं मनु, क्या दे रहे हैं वो हमको? चेतावनी कि आप किसी बेहोशी में ये कार्य नहीं करें। जब यदि इस नीति का पालन तभी करना है जब आपका राज्य सभी प्रकार से संतुलित हो, या सभी क्षेत्रों में उसका विकास हो रहा हो, या सभी क्षेत्रों से वो सुरक्षित हो। कई बार ऐसा होता है ना कि जल्दबाजी में हम ऐसा कोई कार्य कर देते हैं जिससे कि वह बाद में हमारे ऊपर ही आ जाता है उल्टा, या उसका नेगेटिव इफेक्ट हम पर होने लगता है, या जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो कार्य प्रारंभ किया गया था वो कार्य नहीं हो पाता, बल्कि हम उससे पहले से भी ज़्यादा खराब स्थिति में पहुंच जाते हैं। तो उससे बचने के लिए क्या कह रहे हैं? चेतावनी ये दे रहे हैं कि आपको यह नीति तभी पालन करना है प्रकार हो गए इस नीति का पालन स्वयं के राज्य सभी प्रकार से सुरक्षित होने पर ही करें। ऐसा ना हो कि आप जाएं, दुबे जी चले थे, चौबे जी चले थे, छब्बे जी होने और दुबे जी रह गए, तो ऐसी स्थिति नहीं हो जाए, ठीक है ना। चौबे जी गए थे छब्बे जी होने यानी वृद्धि करने, और क्या रह गए? वो दुबे जी रह गए, वो चौबे जी की जगह। तो वहाँ पर क्या हुआ? जो पाना चाह रहे थे वो तो पाए नहीं, और जो था वो भी क्या कर दिया? गवा दिया। तो ध्यान रखें, इसको ध्यान रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बनने चले थे ये और बन गए ये, तो इस तरह का ध्यान रखें आप। विग्रह का मतलब क्या होता है? विभाजन कर देना या उसको अलग थलग कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं, आसन। तीसरी जो हमारी नीति है, आसन। आसन, आसन का सामान्य अर्थ क्या होता है? बैठना, ठीक है। अन्य अर्थ क्या होता है? सतर्क होकर बैठना, बैठना लेकिन सतर्क होकर। तो इस नीति के अंतर्गत क्या करना होता है कि आपको युद्ध की तैयारी करते रहना चाहिए, या फिर अन्य राज्य की सैनिक गतिविधियों, अन्य राज्य की गतिविधियों के प्रत्युत्तर में अपनी तैयारी करना। यानी आपको ऊपर से तो ये दिखाना है कि हम शांत होकर बैठे हैं, हम आप पर ध्यान नहीं दे रहे। जैसे कई बार एग्ज़ाम में आप लोग सतर्क होकर बैठते हैं और आपको लगता है कि हम या आप जो कर रहे हैं उसका किसी को अंदाज़ा
नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर ऐसे बैठे हैं, सतर्क होकर बैठे हैं और आप वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही सतर्क होकर क्या करना है, एग्ज़ाम देना है। किसको, राजा को। लेकिन उस सतर्कता के साथ साथ आप भी कुछ और कर रहे होते हैं और हम भी उपेक्षा के साथ साथ सतर्क होकर हम घूम रहे हैं। हम तो बैठे हैं, हम भी कहीं बैठे हैं या कहीं घूम रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं सर तो वहाँ बैठे हैं या मैडम वहाँ बैठी है, लेकिन ये ध्यान रखें कि सतर्कता के साथ बैठकर भी और कुछ कार्य भी किए जा रहे हैं, तो वे कार्य आपके लिए या किसी शत्रु राष्ट्र के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। यानी ये जो उपेक्षा की जो नीति है, तैयारी करना, उपेक्षा धारण करना, उपेक्षा की नीति धारण करना, उपेक्षा की नीति धारण करना, यानी शत्रु पक्ष को अपनी योजनाओं की जानकारी नहीं देते हुए तैयारी करना, वो किसके अंतर्गत आएगा, आसन के अंतर्गत। यानी वह आपको बताना नहीं चाहता और आपको भी चाहिए कि आप उसको किसी प्रकार का क्लू नहीं दें, ताकि वह आपकी जो आकांक्षाएं हैं उन्हें क्या करे, पता नहीं कर ले। आक्रमण नहीं कर रहे हैं आप अभी, यहाँ पर तैयारी जरूर कर रहे हैं। जैसे मैं बता रहा था कि एक बार हमने 1999 या अभी की बात कर लें, चीन के साथ हमारा जब विवाद चल रहा है तो हमने भी क्या कर ली, सड़क बना ली, सेनाओं को बॉर्डर पर भेज दिया और उन्होंने भी अपनी तरफ से सेनाओं को कहाँ पर भेज दिया, बॉर्डर पर भेज दिया। आक्रमण नहीं किया हमने, सतर्क होकर हम भी क्या बैठे थे, तैयार बैठे थे। तो जैसे ही पता लगा कि चीन आगे बढ़ गया तो हम भी आगे बढ़ गए, यानी उसकी गतिविधियों पर नज़र रख रहे हैं। जैसे ही वो कोई गतिविधि करता है एंटी नेशनलिस्ट, हम भी तुरंत एक्शन में आते हैं और तुरंत क्या करते हैं, काम करते हैं। अटैक नहीं कर रहे हैं, युद्ध नहीं चल रहा है अभी, लेकिन हम इन परिस्थितियों में क्या कर रहे हैं कि उसकी गतिविधियों के उत्तर में जैसा वो कर रहा है, उपेक्षा की नीति करी थी, हम भी बहुत सेना पे बॉर्डर पे गए, वो भी बॉर्डर पे गए, उन्होंने भी कोई अटैक नहीं किया और हमने भी कोई अटैक नहीं किया। हम उसके उकसावे की नीतियों को भी कई बार क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। ये प्रत्यक्ष युद्ध नहीं है, ये ध्यान रखें आप। सतर्क होकर क्या करना, बैठना, ठीक है, लेकिन निष्क्रियता नहीं, सक्रियता के साथ। किसके अंतर्गत आएगी, आसन्न के अंदर, ठीक है। आसन को एक शब्द और देख सकते हैं आप, आसन्न, और उस आसन्न का क्या मतलब होता है, निकट। उस आसन्न का क्या मतलब होता है, निकट भविष्य में, यानी भविष्य में अगर कोई खतरा आने वाला है तो उस खतरे के प्रति पहले ही क्या हो जाइए, आप सतर्क हो जाइए, सजग हो जाइए और उस खतरे को दूर करने के प्रयास अपने स्तर पर करना प्रारंभ कर दीजिए। वहीं मैं आपको उदाहरण दूंगा रामायण का। जैसे रामायण में रावण ने कहीं भी ऐसा शो होने नहीं दिया कि वह राम से भयभीत है, वो अपने आमोद प्रमोद और मनोरंजन में अपने दिन गुजार रहा था, खुश था बड़ा, नृत्य हो रहा है, नाटिकाएं हो रही हैं, शिकार हो रहे हैं, इस तरह के आडंबर कर रहा है वो, लेकिन वह कहीं ना कहीं अंदर से भयभीत है, लेकिन उसको बाहर नहीं आने दे रहा है। उसकी सैनिक तैयारियां चल रही हैं, मंत्रिपरिषद के साथ चर्चा करता है वो डेली, लेकिन फिर भी वह बाहर से शांत प्रतीत होता है या शांत चित्त अपने आप को बनाए रखने का वो प्रयास करता है, ठीक है। ऐसा ही कुछ हमको भी करना होता है जब हमारा शत्रु हमारे प्रति किसी तरह की कोई उकसावे की क्रियाएं कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये आक्रमण नहीं है, पहले तो ये बात ध्यान रखें, ये भी आक्रमण नहीं है। आक्रमण का मतलब युद्ध नहीं है, ठीक है, ये युद्ध नहीं है आसन। चलो आसन तो है ही, विग्रह क्या नहीं है, युद्ध नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी दो प्रकार के आसन बताए हैं, यानी कब कब किन किन परिस्थितियों में आपको शांत होकर बैठना। प्रथम आसन तो कहता है जब आपकी सेना या आपका जो कोश है वह क्षीण हो, यानी कमजोर हो। क्षीण होने की स्थिति में इग्नोर करें आप, क्या धारण कर लें वहाँ, उपेक्षा धारण कर लें, छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें, ठीक है, यानी सहन करें। कहने का मतलब क्या कह रहे हैं, ये
ऐसी परिस्थिति में सहन करें जब आपकी सेना शत्रु की सेना से क्या है, कमज़ोर है, शत्रु ज़्यादा बलवान है, और ऐसी परिस्थिति में आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको उस समय क्या करना है, थोड़ा सा धीरज धरें, प्रयास, निष्क्रियता, मैंने कहा निष्क्रियता की नीति नहीं है, उसके प्रति उपेक्षा रखें और अपने प्रयास जारी रखें सहायता प्राप्त करने के। ठीक है, तो तब तक आपको कैसे रहना है, आसन होकर बैठना है, यानी उसकी गतिविधियों पर नज़र रखनी है, लेकिन अपने प्लान भी उसको नहीं बताने। द्वितीय क्या है, मित्र के कहने पर, मित्र के कहने पर क्या धारण कर लें आप, आसन्न की स्थिति। यानी मित्र अगर आपको कह रहा है कि युद्ध में भाग लो या मत लो, या वो कह रहा है कि मैं अपने आप देख लूँगा इसको, जैसे अभी अगर अभी आप पाकिस्तान पर अटैक करेंगे तो पहले तो वो अमेरिका के पास जाता था, आजकल वो चाइना के नज़दीक जा रहा है। अगर उसको लगेगा कि मैं बहुत समर्थ हूँ अपने आप में, तो वो अपने मित्र को क्या कह देगा कि आप रहने दीजिए, मैं कर लूँगा। जैसे आपके दो मित्र हैं, आपका कोई शत्रु है और आप दो खड़े हैं, और आपको लगता है वो तो बहुत पतला दुबला सा, इसको तो मैं ही सलेट लूँगा, समट लूँगा, या मैं हरा दूँगा इसको, तो आप अपने मित्र को क्या कहेंगे, ठीक है, या वो आपका मित्र आपको कह दे, मान लो आप है ताकतवर, आपका मित्र थोड़ा कमज़ोर है, तो वो आपको कह दे कि भाई तू उपेक्षा धारण कर, तू उस पर ध्यान मत दे, मैं अपने आप इसको देख लूँगा, क्योंकि मित्र का मित्र है तो आपका मित्र है। ठीक है, मित्र का मित्र क्या हो गया, मित्र। तो आप पर अटैक करने के बजाय वो आप उसके कहने पर क्या कर लेंगे, आसन्न की स्थिति में बैठ जाएंगे कि जब ये दोनों लड़े रहे होंगे तो और मेरा मित्र का पक्ष कमज़ोर होगा, तब मैं ज़रूर चला जाऊँगा, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, अपने आप को इस युद्ध से बाहर रखूँगा। यानी कहने का मतलब है कि जब आप दो पक्षों के मध्य अगर युद्ध हो और उन दोनों पक्षों में से अगर आपका कोई मित्र है, तो आप उस मित्र को जब रोक देते हैं, या आपका कोई मित्र आगे से आपको मना कर देता है कि आप इसमें उपेक्षा की नीति का पालन करें, आप हस्तक्षेप नहीं करें। जैसे दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि अगर दो भाइयों में लड़ाई होती है तो दोनों भाई, तीसरा भाई क्या करेगा, या तीसरे भाई को वो दोनों भाई क्या कह देंगे, आप मत दे के हम दोनों ही कर लेंगे। या फिर परिवार में लड़ाई होती तो बाहर वाले हस्तक्षेप क्यों नहीं करते हैं, वो उपेक्षा की नीति का पालन क्यों करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके घर का मैटर है। वहाँ तो क्या लग रहा है, घर का मैटर है, वो दोनों जाने, दो भाई हैं दोनों लड़ रहे हैं, वो जाने उनकी। ऐसे ही मित्र, दो मित्रों में अगर एक मित्र कमज़ोर है एक ताकतवर, और उस कमज़ोर मित्र पर कोई अटैक कर रहा है, तो वह मित्र क्या करेगा, उसको लगता है कि अगर मैं मामला सुलझा सकता हूँ, तो वह अपने ताकतवर मित्र को आसन्न की नीति का पालन करने का अनुरोध करेगा। मित्र के कहने पर भी आसन्न नीति का पालन किया जाता है, और उसको ही क्या कह रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं हम, सेकंड आसन कह रहे हैं। ठीक है, कई प्रकार से होता है, परिस्थितियां अलग हैं, आज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, या आज थोड़ी सी परिस्थितियां अलग हैं उस समय की तुलना में। आगे चलें, कितने हो गए, 3 षड्गुण्य नीति के 3 सिद्धांत हमने पढ़े, संधि, विग्रह, आसन। संधि, विग्रह, आसन। आगे चले बाकी 3। अब है इंपोर्टेंट यान। यान, ठीक है, वायुयान, रेलवे यान। यान का मतलब होता है विजय की इच्छा से, यानी पहल करना, इच्छा से शत्रु पक्ष पर किया गया सशस्त्र आक्रमण, यानी जो अंतिम रिजल्ट को लेकर आएगा, या तो जय या पराजय, ऐसी पोजीशन तक पहुंचने वाली जो सशस्त्र कार्यवाही है, उस कार्यवाही को क्या कह रहे हैं हम, यान कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं हम, यान।
यहाँ पर शत्रु पक्ष के द्वारा या राजा के द्वारा जो विजित राष्ट्र है या बलवान जो राष्ट्र है, बलवान राष्ट्र, शक्तिशाली राष्ट्र ऐसा प्रयास करेगा, ऐसा प्रयास करेगा। ठीक है, और कोई नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए। जब उसे लगेगा किसी राष्ट्र को कि मैं बहुत बलवान हूँ और सामने वाले राष्ट्र को क्या कर दूंगा, मैं पराजित कर दूंगा, और उस पराजित राष्ट्र को हम अपने राज्य की सीमाओं में मिला लेंगे, तो ऐसी परिस्थिति यानी पहल करना। क्या बात कर रहा हूँ मैं? पहल करना। क्या करना? पहल। एक तो होता है किसी के आक्रमण का जवाब देना, और एक दूसरा होता है कि आप शुरुआत कर दें। कोई आपको निमंत्रण तो देने जाएगा नहीं कि आप हमारे राज्य पर अटैक कर दीजिए, आज हमारे राष्ट्र की सीमाएं असुरक्षित हैं, आप उनको अपने राज्य में मिला लीजिए। ऐसा कोई कहेगा क्या? कोई नहीं कहेगा। अब कोई नहीं कहेगा, निमंत्रण नहीं देगा, तो हमको क्या करनी होगी? पहल करनी होगी। लेकिन ये ध्यान रखें कि उससे पहले हमारी जीत को सुनिश्चित करने के लिए प्रथम यान की चर्चा करें। प्रथम यान, शत्रु को आपत्ति में देखकर, कोई आपत्ति आ जाए, शत्रु को आपत्ति में देखकर, यानी जो शत्रु राष्ट्र है अगर वो किसी प्रकार के संकट में है तो आप उस पर क्या कर दीजिए? अटैक कर दीजिए, देखकर आक्रमण कर देना, आक्रमण कर देना। कर दिया। अब ऐसी स्थिति में जीत आपकी होगी या नहीं होगी? शत्रु पक्ष को क्या देखा आपने? संकट में देखा, और संकट में देखने के फलस्वरूप आपने देखा कि उसकी शक्ति क्या हो गई? थोड़ी सी कमजोर हो गई है, और ऐसी कमजोरी का क्या उठाना चाहिए? फायदा उठाना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा? प्रथम यान। द्वितीय यान देखिए, सेकंड, वायुयान नहीं है, ठीक है, लेकिन एरोप्लेन से ध्यान रखिएगा, यान एक तो बोल बोल कर याद करेंगे तो याद, संधि विग्रह यान आसन द्वैधी भाव और संश्रय, संधि विग्रह यान आसन द्वैधी भाव और संश्रय, संधि विग्रह यान द्वैधी भाव और संश्रय, ये 6 षड्गुण्य नीति के आवश्यक तत्व हैं जो कि सैद्धांतिक नीति के अंतर्गत आता है। तो द्वितीय यान का मतलब क्या हो गया? अकेले नहीं कर सकते हैं तो मित्र की सहायता लें, मित्र की सहायता लेकर, मित्र की सहायता से शत्रु पक्ष पर आक्रमण। आक्रमण करने की नीति। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? द्वितीय यान। 5वें में चले, द्वैधी भाव। द्वैधी भाव जैसा कि शब्द से ही आपको दिख रहा है, दो भाव। क्या? दो भाव। क्या है ये? दो भाव। दो भावों का एक साथ संचालन करना। ठीक है, अब वो दो भाव कौन कौन से हो गए? सेना के दो भाग कर, सेना के दो भाग कर एक भाग सेनापति के पास रखा जाए, एक भाग सेनापति के साथ, ठीक है।
दूसरा भाग राजा के साथ, राजा के साथ कहाँ? राजधानी या राजमहल में। ठीक है, अब इसका क्या लॉजिक है या क्या इसको हमको करना चाहिए? ठीक है, अगर आप राजा होते तो क्या आप ऐसा करते? क्या आप अपनी सेना को कमज़ोर करने के लिए उसको छोटा कर देते? क्या नहीं करते? तो आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचते कहने का। राजा क्या चाह रहा है? ऑप्शन चाह रहा है। और ऑप्शन कैसे चाह रहा है? कि अगर आपकी सेना ये कब करेगा आदमी? जब थोड़ी सी सेना कमज़ोर हो या शत्रु पक्ष बलवान हो, सेना कैसी हो? कम हो या क्षीण हो, या शत्रु पक्ष सेनाएं तो बराबर है, शक्ति बराबर है, लेकिन वो बलवान है। ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने बताया था कि राणा सांगा की सेना ज़्यादा थी। तुलुगनुमा पद्धति कहते थे। अभी जब बाबर ने अटैक किया तो बाबर भी क्या करता था? अपनी पूरी सेना, जबकि राणा सांगा क्या करते थे? अपनी पूरी सेना को एक साथ अटैक या आक्रमण में झोंक देते थे। ठीक है, वहीं मुगल शासक जो बाबर था उसने अपनी पूरी सेना को एक साथ युद्ध में नहीं भेजा। तो जब सांगा की सेना थोड़ी सी थक गई और थोड़ी परेशान हो गई, या एक साथ युद्ध से जो समस्याएं खड़ी होती हैं वो खड़ी, फिर बाबर ने एकदम से अपने सैनिकों को भेजा। ठीक है, जो शेष थे तो वो फुल एनर्जी से उन्होंने युद्ध किया। तो वहाँ तो वहीं की वहीं काम आ गई दूसरी श्रेणी। हमारे जो मनु महाराज हैं वो ये कह रहे हैं कि आपको सेना के कितने भाग कर देने हैं? 2 भाग। 2 भाग करने के साथ एक तो किसके साथ रहे? सेनापति के साथ, और एक किसके साथ रहे? राजा के साथ। तो इसका औचित्य क्या है? क्या महत्व इसका? तो इसका महत्व इतना ही है कि ये तो शत्रु सेना के साथ युद्ध में उसको क्या रखेगी? व्यस्त रखेगी। और ये जो बची हुई शेष सेना है यह राजा की सहायता करेगी उसकी दूसरे राज्यों से मदद प्राप्त करने में। यानी मदद जब तक लेकर आएगा तब तक राजा सुरक्षित भी रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि अगर राजा पकड़ में आ जाए या राजा की डेथ हो जाए तो युद्ध समाप्त होता है। अगर राजा कहीं नहीं मिले या राजा की मृत्यु भी नहीं हो या राजा बचकर चला जाता है तो वो युद्ध समाप्त नहीं माना जाता। हालांकि आधुनिक समय की बात कर रहा हूँ, तो जब ये लड़े जा रहे हैं उस समय तो राजा युद्ध से भाग नहीं सकते थे, या तो जय या पराजय होती थी। ठीक है ना, हम बात किसकी कर रहे हैं? आधुनिक थोड़े नए। आजकल तो युद्ध ऐसे होते नहीं हैं, उस समय जब होते थे, यानी अंग्रेज़ों के आने से या अंग्रेज़ों के साथ, आधुनिक भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले जो भारत था या पहले की दुनिया में जब युद्ध होते थे, तो अपने यहाँ तो मनु के समय से युद्ध भी होते आ रहे हैं आगे जब बात कर रहे हैं तो। और चाणक्य, शुक्र, अफगान शासकों के साथ, मुस्लिम शासकों के साथ, ब्रिटिश सरकार के साथ युद्ध होते आ रहे हैं, तो नियम भी बदलते गए। तो ये इनकी बात करें कि शत्रु सेना से के विरोध में सहायता लाने के लिए राजा के पास एक टुकड़ी होनी चाहिए, ये इसका बेनिफिट है। तो इसका महत्व लिख रहा था मैं, लिखे ध्यान से देखें। प्रथम भाग तो शत्रु पक्ष के साथ युद्ध में व्यस्त रहे, शत्रु पक्ष को युद्ध में व्यस्त रखे। व्यस्त रखे, ठीक है। और जो सेकंड भाग है, सेना का जो दूसरा भाग है, वो क्या करे? वहाँ राजा किसी सहायता को प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। राजा किसी सहायता को प्राप्त करने का प्रयास करेगा, प्राप्त करने का प्रयास करेगा, प्रयास करेगा।
ठीक है, तो ये बेनिफिट है, ये महत्व इसका, और ये सही बात भी है। एक साथ पूरी सेना को कभी भी युद्ध में नहीं झोंकना चाहिए, इसके फायदे नहीं, नुकसान ज़्यादा हैं। अब आगे चले, हम देखते चले, आप ध्यान करते करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ये चाणक्य की नीति से अलग है। चाणक्य की नीति से क्या है ये अलग? कहाँ अलग है? द्वैधिभाव में। वो दो नीतियों का पालन करने की बात कर रहा है। ये सेना के आधार पर सेना के दो भाग करने की बात कर रहा है, और वो दो नीतियों का पालन करने की बात करते हैं, संधि और विग्रह। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, चाइना ऐसा ही कर रहा है। संश्रय, संश्रय का मतलब होता है शरण प्राप्त करना या शरण लेना, ठीक है। जब शत्रु पक्ष बलवान हो, अत्यधिक बलवान हो, ठीक है, जब शत्रु पक्ष अगर बलवान है तो अब आप क्या करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि आप युद्ध कर लेंगे, ठीक है। जब शत्रु पक्ष बलवान होगा तो ऐसे समय में क्या करेंगे आप? उनके पास या तो उसकी शरण ले लें, आत्मसमर्पण कर दें, और समर्पण करके शरण में चले जाएं कि महाराज मैं तो आपकी सेवा में हूँ, या फिर आप उससे भी ज़्यादा ताकतवर राजा की शरण में चले जाएं, बलवान हो। तो ऐसे समय में दूसरे शक्तिशाली राजा के पास चले जाना क्या कहलाएगा? संश्रय कहलाएगा। अब देखो यहाँ आपकी पराजय निश्चित है या नहीं है, ये आपने आकलन किया दूसरे राजा की शक्तियों का, और उसका आकलन करने के लिए आपने क्या किया? निर्णय किया, और निर्णय किया किससे बचने के लिए? युद्ध से बचने के लिए। युद्ध की विभीषिका, जैसे कि जनहानि, धनहानि, पदहानि, जान चली जाए, धन चला जाए, या वो जो पद था राजा का वो पद छिन जाए, उससे बचने के लिए आपने क्या ले ली? दूसरे राजा के यहाँ शरण ले ली। तो इस नीति को क्या कह रहे हैं हम? संश्रय की नीति। देखो ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है। कई बार हमारे यहाँ कहते हैं कि हमारी जो राजनीति कहती है, या हमारे जो राजनीतिज्ञ कहते हैं, या हम जिन्हें क्षत्रिय की उपाधि दे रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है युद्ध से भाग जाना, अपने स्थान को परिवर्तित कर देना। या तो रण में गए हैं, अभी तो केसरिया होता है और जौहर होता है, तो केसरिया पहनने का मतलब ही यही होता है कि युद्ध में से या तो जीत कर आएंगे या हम आएंगे ही नहीं, शहीद हो जाएंगे। वो भी एक नीति है। लेकिन ये कब है? जब युद्ध की बात करें। अब यहाँ पर जो व्यवहारिकता की बात करें, एक तरह से सिद्धांतों में, सैद्धांतिक है, ऐसा सिद्धांत लिखा गया है कि अगर आपको लगता है कि आपका शत्रु आपसे ज़्यादा पावरफुल है, तो ऐसी स्थिति में आप उसकी शरण ले लें, आप किसी दूसरे राजा की शरण में चले जाएं, उससे बलवान शासक की शरण में चले जाएं, तो आप इस तरह की जो हानि होने की संभावना है वह हानि नहीं होगी, और आपका राज्य और आपका पद जो है वो उससे बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की ये जो 6 नीतियाँ हैं सागुण्य नीति के अंतर्गत, इनमें हमें ध्यान रखते हुए काम करना होगा। आप एक राजा हैं और राजा को क्या करना होता है? अपने राज्य की जिम्मेदारी भी उसके प्रति होती है। जीत हार तो सेकेंडरी चीज़ है, पहले तो ये देखना है कि हमको आक्रमण को अंतिम उस पर रखना है, अंतिम स्तर पर या अंतिम शस्त्र के रूप में काम में लेना है। अगर और कोई उपाय है तो उस उपाय का पहले क्या किया जाए?
पालन किया जाए। और उस उपाय के अलावा कोई उपाय है तो वो है संशय। युद्ध के अलावा आपको अपनी कैपेसिटी से कम लगता है तो आप क्या कर लें, शरण में चले जाएं। इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं, फिर आपके दिमाग में रहेगी बात। मैं ऐसा उदाहरण देता हूँ जो आपको ध्यान रहे थोड़ा सा। वर्तमान में तो ऐसा कुछ आता नहीं है। आप देखिए भगवान राम जब समंदर पर पुल बनाने चले, तो जब वो पुल बना रहे थे तो समंदर में जो भी पत्थर, उन्होंने, राम जी ने कहा पहले तो हमको रास्ता दो, तो महाराज आए नहीं, कुर्सी माड़े से उठ के ही नहीं आए, इतने आलसी हो रहे थे वो। ठीक है, अब वो आलसी हो रहे थे तो भगवान राम का क्रोध उतना ही बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो अब वो डायरेक्ट युद्ध भी नहीं है, लेकिन राम जी ताकतवर हैं समुद्र से और दोनों के बीच में तनाव हो रहा है, युद्ध भी हो जाता। तो राम जी ने 2-3 बार कहा लेकिन वो नहीं आए, नहीं सुने, कुछ भी नहीं हुआ। तो जब उन्होंने उसको सुखाने के लिए बाण धारण कर लिया धनुष पर, तो ऐसे में वो समुद्र महाराज दौड़े दौड़े आते हैं। वहाँ आकर वो युद्ध नहीं कर रहे, उनको पता है कि राम, भगवान राम विष्णु के अवतार हैं। वहाँ वो क्या कर रहे हैं, उनकी शरण में कि महाराज मैं तो आपकी शरण में, आपने कहा था ऐसा कि राजा को इस तरह का आना नहीं चाहिए, जल्दी से एक बार में ही तुरंत आना नहीं चाहिए। तो मैं आपकी इस नीति का पालन करते हुए मैं राजा हूँ, आप शरण में आए हैं, पहले तो आप मांग रहे हैं सहायता, तो आपको आना चाहिए था, ऐसा उसका विचार था पहले। लेकिन राम ने उसको तर्कों से संतुष्ट करते हुए जब कहा तो, लेकिन और फिर जब वो उसको बचना था, उसको पता लगा कि मैं या तो सूख जाऊंगा या तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, या फिर मैं अगर शरण में चला जाता हूँ राम की में, तो शायद राम भगवान मुझे क्षमा कर देंगे, मेरे अपराधों को माफ़ कर देंगे। तो वह ऐसा करते हुए उनकी शरण में आया और भगवान राम ने उसको सुखाने का विचार त्याग दिया। और उसने भी कहा कि जैसा आप कहेंगे वैसा होगा, आपका पत्थर ये वगैरह डूबेंगे नहीं और पुल तैयार हो जाएगा, ऐसा कह दिया। तो दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए, वो शरण में आ गया भगवान की। तो ऐसे कई उदाहरण और भी हैं जब कोई राष्ट्र हमारी शरण में आ जाता है। और वर्तमान में हमने देखा कि पाकिस्तान कहाँ, किसकी शरण में चला जाता है, अमेरिका की में। और अभी किसकी गोदी में खेल रहा है, वो किसकी गोदी में खेल रहा है, चीन की में। चलिए हमारी जो विदेश नीति है उसका तीसरा पार्ट देखें, वो था उपाय। उपाय उपाय का क्या मतलब हो गया, देखें आप, किसी राजा को अपने पक्ष में करने के लिए दूसरे शासक को अपने पक्ष में करने के लिए, यानी शांतिकालीन परिस्थितियां कैसी हैं, ये आप पर कोई बाहरी दबाव नहीं है, अपने पक्ष में करने के लिए। मैंने आपको कहा मंडल जो सिद्धांत है या जो सागुण्य जो नीति है, ये अधिकतर अपनी शक्ति या किसी गुट की सैनिक शक्ति के दबाव में किया जाने वाला कार्य है। ठीक है, शत्रु पक्ष की तुलना में अपने पक्ष को देखते हुए किया जाने वाला काम है। यानी भौतिक संसाधनों को बढ़ाकर या भौतिक आधार पर अपनी शक्ति का दिखावा करना, यानी अपने गुट में कितने राष्ट्र हैं, कितने शक्तिशाली राष्ट्र हैं, ऐसा दिखावा करना, या मैं किस गुट में शामिल हूँ, भौतिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। पक्ष में करने के लिए अपनाई जाने वाली रणनीति, अपनाई जाने वाली नीति, विशेष परिस्थिति की बात नहीं कर रहे हैं, शासक क्या कहलाती है, उपाय। ठीक है, इसके अंतर्गत 4 उपाय बताए गए हैं। इसके अंतर्गत 4 उपाय बताए गए हैं। कितने उपाय, 4। ये संख्या फिर रिवाइज करा रहा हूं मैं, बताए गए हैं।
अब इनके नाम देखें आप। पहला उपाय है साम, दूसरा है दाम, तीसरा है दंड, या चलें तीसरा है भेद, और चौथा है दंड। चौथा क्या है? दंड। साम दाम दंड भेद। अब साम का मतलब क्या होता है वो देखें। साम का मतलब होता है कि दूसरे राजा के प्रति या दूसरे पक्ष के प्रति अत्यधिक, साम मैं बता देता हूँ आपको। साम का मतलब होता है इज्जत देना, सम्मान देना। उसके आने की खुशी आपके चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए, उसके मिलने की खुशी आपके व्यवहार से झलकनी चाहिए। आप चाहे कितनी दुखी हो, अगर वो आता हुआ दिख जाए तो उसको सम्मान पूर्वक अपनी सीट पर उसको अपनी सीट ऑफर करनी चाहिए। आप क्या खा रहे हो? अरे भाई ये लो। तो जब आप ऐसा व्यवहार करेंगे उसके प्रति तो उसको लगेगा अरे ये तो मुझे वीआईपी बना रहा है, मैं कहाँ जन सामान्य व्यक्ति और ये मुझे क्या बना रहा है? वीआईपी बनाने का प्रयास करें। यानी उसको उसकी क्षमताओं से ज़्यादा सम्मान देना, कई बार जिसको आप सामान्य भाषा में चढ़ाना कह देते हैं, ऐसी कुछ नीति की बात करें। ठीक है, वर्तमान शब्द की बात नहीं करें आप, लेकिन ये ध्यान है वर्तमान शब्द की बात नहीं कर रहा हूँ, चढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि उसके प्रति अत्यधिक जो सम्मान आप प्रदर्शित करेंगे जितना ज़्यादा, वो उतना ही आपके पक्ष में झुकता जाएगा। ऐसा करें मनु महाराज। दूसरे पक्ष को, ठीक है, अत्यधिक सम्मान देना, सम्मान, प्रेम, आदर, देकर अपने पक्ष में करने की नीति, अपने पक्ष में करना। अपने पक्ष में करना, ठीक है, क्या कहलाएगी? साम नीति। आगे चले, दाम। दाम तो अब आप समझ ही गए, आर्थिक सहायता, धन धान्य, उपहार, आदि प्रदान कर, आदि प्रदान कर ना। ठीक है, आप ये जानते हैं दाम देना यानी उसको क्या करना? धन संपत्ति या कोई संसाधनों से परिपूर्ण क्षेत्र दे देना। ठीक है, ऐसा करके भी आप जो आपका दूसरा पक्ष है या दूसरा जो राजा है या कोई अन्य राजा है आपके मंडल में, ठीक है, मंडल के राजाओं को क्या करेंगे आप? आपका जो मंडल है, विजिगीषु आप हैं, तो आप उस मंडल के जो शासक हैं उन शासकों को संतुलित करेंगे, अपने पक्ष में बनाए रखेंगे। मैंने पहले ही कहा है, देखो किसी भी राष्ट्र की नीति हो या कैसी भी कोई पॉलिसी हो, परमानेंटली स्थायी तौर पर वो आपके शत्रु या मित्र नहीं रह सकते। आपका जो व्यवहार है आने वाले टाइम में, मित्रता हो गई एक बार, मित्रता हुई तो वो टिकी रहे। मित्र तो आपका तो मित्र मित्र है, लेकिन आपके मित्र का मित्र आपका मित्र बना रहे, उदासीन नहीं हो जाए। ऐसे के लिए आपको इन नीतियों का पालन तो करना ही पड़ेगा ना। यानी मंडल सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के उपाय बताए गए हैं। भेद देखिए आप, शत्रु पक्ष की जो प्रवृत्तियां हैं
यानी उसके शौक क्या क्या हैं, प्रवृत्तियों और मित्रों व सहायकों शत्रु पक्ष की प्रवृत्तियों, यानी उसके शौक क्या हैं या क्या उसकी कमजोरी है। राजा की पर्सनल, एक तो राजा किस चीज़ के लिए लालायित है, क्या उसकी लत है, क्या उसकी कमजोरी है, ठीक है, क्या क्या शौक रखता है वो, शिकार के, जुए के, शराब पीने की लत है या किसी अन्य प्रकार की कोई लत है, इसकी जानकारी रखें। उसके मित्र कौन कौन हैं, उसके सहायकों की क्या स्थिति है, कमज़ोर हैं, ताकतवर हैं, विवाद है या नहीं है, स्थिति का आकलन करना। उसके राज्य में, उसके विरोध में कौन कौन है, जनता की उसके प्रति कैसी भावनाएं हैं, ऐसी स्थिति का आकलन कर व्यवहार करना। ठीक है, ये भी किसके अंतर्गत आएगा, भेद के अंदर। भेद आप जाने गए, राज की बात, क्या, राज की बात, या फिर उसके मित्रों में, शत्रु के जो मित्र हैं, मित्रों में विवाद उत्पन्न करवा देना, विवाद उत्पन्न करवाने की नीति करवा देना। ठीक है, तो आपने उसका भेद जाना, उस भेद के अंतर्गत क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें जानी। अब दंड देखिए आप, दंड का मतलब युद्ध नहीं है, पहली बात तो ये ध्यान कर लें आप। ठीक है, प्रारंभिक, अंतिम हो सकता है दंड, दंड जितना कठोर, सबसे अंतिम दंड क्या कहलाएगा, युद्ध कहलाएगा अंतिम स्तर पर। आपको देखो न्यायाधीश भी दंड देते हैं, बीमारी भी एक प्रकार का दंड है, निर्धनता भी एक प्रकार के दंड है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा दिया। यम जब दंड देता है तो वो आपके अंतिम होता है, क्योंकि आपकी मृत्यु हो गई है, मृत्यु होने के बाद ऐसी धार्मिक मान्यता है, तो मृत्यु होने के बाद आप वहाँ गए हैं यम के पास, तब आपका डिसीजन लिया जा रहा है ये सत्पुरुष था या दुर्जन था, या इसको किस प्रकार से किस किस नर्क में भेजा जाएगा, इस तरह का। उससे पहले न्यायाधीश आपको दंड देते हैं, टीचर्स देते हैं, स्कूल वाले देते हैं, कॉलेज वाले देते हैं, जो भी जो आर्थिक दंड, सामाजिक दंड, सभी तरह के। तो हम भी यही बात करें कि युद्ध जो है वो अंतिम दंड के रूप में माना जाता है, लेकिन यहाँ जो उपाय है उसके अंतर्गत दंड युद्ध नहीं है। यानी यहाँ पर क्या किया जाता है, बल प्रयोग। क्या किया जाएगा, बल प्रयोग। बल प्रयोग द्वारा अपनी बात मनवाना, अपनी बात मनवाना। ठीक है, हम कहते हैं ना लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो ये ऊपर जो हम काम कर रहे हैं, साम दाम भेद, साम दाम और भेद, उसका जब तीन उपाय फेल हो गए, तीनों उपाय, तो हमने किसका प्रयोग किया, दंड द्वारा बल प्रयोग किया, युद्ध नहीं किया हमने। क्या नहीं किया हमने, युद्ध नहीं किया है हमने क्या किया, उसको अपनी ताकत का, या तो देखे दंड का मतलब क्या है, अपनी ताकत का प्रयोग कर दें आप, या तो अपने किसका प्रयोग कर दें, बल का, उसको दिखा दें। कई बार मैंने आपको पहले भी तो एग्जाम्पल दिया है कि आप अगर बहुत बलिष्ठ हैं और आप किसी पिद्दी से व्यक्ति के पास जा रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हुए ही क्या कर देगा, आपसे युद्ध या आपकी बात को युद्ध नहीं करेगा, आपकी बात को तुरंत क्या कर लेगा, मान लेगा। ठीक है ना, मान लेगा, इसका मतलब क्या हुआ, आपने उसको इनडायरेक्टली क्या दे दी, चेतावनी दे दी कि अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो आपके साथ ऐसा किया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको फिर बल प्रयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हम जो हमारी जो नीति है उसका हम प्रयोग कर चुके हैं। यानी ये जो उपाय हैं, ये सारे उपाय समाप्त होते हैं और ये इनकी व्यवहारिक सैद्धांतिक नीति का
एक पक्ष कंप्लीट हो गया है, अब हम दूसरे में देखेंगे जब दूसरा पक्ष होगा। ठीक है, व्यवहारिक पक्ष देखेंगे, तो आप इसको तब तक याद कर लें, फिर मिलते हैं आगे। ठीक है, बल प्रयोग का मतलब युद्ध नहीं है, पहले ये बात ध्यान रख ले। लेकिन अगर उस बल प्रयोग से बात नहीं बनती है तो अंत में युद्ध भी हो जाएगा। ठीक है,